प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम इनको यही है कि जो 85% खाने का उनको मौका मिलता था, जो देश को लड़ाने का मौका मिलता था, आज इनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 के चुनाव से पहले जो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता की बात कर रहा था वो बिखर चुका है, या फिर विपक्षी नेताओं को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया, इसीलिए उसने अभी से कांग्रेस और राहुल गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि अब विपक्ष भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की योजना पर काम कर रहा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। चिट्ठी में विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से तानाशाही की ओर जा रहा है। लेकिन चिट्ठी लिखने वाले नेताओं और पार्टी में कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम ही नहीं है। यह बड़ी बात है। दरअसल यह चिट्ठी मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के बाद लिखी गई है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, केसीआर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, यानी विपक्ष के करीब करीब बड़े चेहरे। चिट्ठी लिखने के साथ ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पहले सुनिए किसने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला। अब आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, तमाम बातें उन्होंने कहीं, एक्शन को गलत बताया, लेकिन इस बात पर वो बोलते नजर नहीं आए कि भाई जब विपक्ष के इतने नेताओं को इकट्ठा कर लिया, उस चिट्ठी में शामिल कर दिया लिखने में, तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं गए? विपक्षी दल कुछ भी कहे, लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि विपक्षी दल सरकार बनाने के लिए एकजुट नहीं हो पाए। हाँ, ईडी ने इनको एकजुट कर दिया, लेकिन अब सीबीआई ईडी के नाम पर भी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा। उस एकजुटता में भी छेद है। सुनिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने संसद में क्या कहा था। अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। लेकिन एक मंच पर भी सारा विपक्ष नहीं दिख रहा, कांग्रेस दूर दिख रही है। यानी विपक्ष भी मान रहा है कि कांग्रेस अब यूजफुल नहीं रह गई है क्या? विपक्षी नेताओं की इस चिट्ठी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है? क्या विपक्षी दल तीसरे फ्रंट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी को विपक्षी दल पसंद नहीं करते, इसीलिए दूरी है? वैसे भी राहुल गांधी की हाल की भारत जोड़ो यात्रा में कई विपक्षी दलों ने निमंत्रण देने के बाद भी इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, राहुल के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि पार्टी के अंदर राहुल के नाम से कई नेता राजी नहीं है और कुछ तो पार्टी छोड़ भी चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और विपक्ष उससे किनारा कर रहा है। आज ही एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ एकजुट होने में सफल रहा
तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले राहुल गांधी का यह बयान आपको सुनना चाहिए। I think what is also central to it is how the opposition is able to fight together. And then you have individual states that work differently, but I think if we are able to coalesce the opposition with a different idea than that of the BJP, we do very well in the election. अब राहुल गांधी का ये इंटरव्यू जिसका हिस्सा आप लोगों ने सुना, जिसमें वो अलग अलग राज्यों में विपक्ष के एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये लंदन से है। लंदन में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके कार्यक्रम में। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई साथ आ जाओ, विपक्ष साथ नहीं आ रहा। ऐसे में आज के बड़े सवाल आपके सामने रख देता हूं जिन पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल होगा कि 24 का प्लान तो बड़ा है, लेकिन कांग्रेस से विपक्षी दलों ने किनारा क्यों कर लिया? सीबीआई ईडी का एक्शन विपक्ष को हाई टेंशन है, इसीलिए क्या विपक्ष के नेता एकजुट होने लगे हैं? और सवाल यह भी है कि घोटाले में गिरफ्तार तो तानाशाही वाला वार करेंगे। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि विपक्ष में टूट है, 24 में मोदी से कैसे टकराएंगे? और सवाल यह भी कि मोदी ही नहीं अब विपक्ष भी बनाएगा क्या कांग्रेस मुक्त भारत? इन सवालों पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। चंचल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बादल देवनाथ हमारे साथ, टीएमसी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले सवाल रख देता हूं जिस सवाल पर रोज की तरह आप लोगों को अपनी राय देनी है। आज का सवाल है कि नरेंद्र मोदी नहीं, क्या विपक्ष को भी कांग्रेस मुक्त भारत पर भरोसा है? इसीलिए कांग्रेस से किनारा। आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है और शो के आखिर में राय हम दिखाएंगे और इस पर मेहमानों से हम बातचीत भी करेंगे। चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बादल देवनाथ आपके पास आता हूं। भाई एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई, 9 बड़े बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस से दूरी क्यों है? राहुल गांधी लंदन में बैठकर कह रहे हैं साथ आ जाओ, आप साथ लेने को तैयार नहीं। उसके साथ मैं एक लाइन कहूंगा आपके साथ। राहुल जी रामायण और महाभारत गीता के बारे में इतना काम वाले तो अच्छा होगा। मैंने बहुत कुछ सुना के मुंह से, सभा में गीता के बारे में क्या बोला, रामायण महाभारत के बारे में क्या बोला, अर्जुन के बारे में क्या बोला, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बोला। तो मैं वो तो छोड़ दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, देखिए अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी देखा, मैं भी देखा। भाजपा का काम क्या हुआ 2014 से 2023 और 2026 तक उनको देश के लिए काम करना है और सबको लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास का तो नाम ले लिया, लेकिन क्या काम कर रहा है वो खुद मोदी जी जानते हैं और भाजपा जानते हैं। जो हुआ देश में जो हुआ, जहां पर जिस राज्यों में भाजपा नहीं है, विरोधी है, उस राज्यों में जैसे सीबीआई ईडी इनका प्रेस का छापा जो लगा रहे, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा बात है, वो लोग अभी से सोच रहे लिया, अभी तो 3 राज्यों में जीत के अलायंस के साथ वो सोच रहा है क्या अगले 2023 में नहीं बादल देवनाथ जी, आपने 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला। भाई मोदी सरकार ने बहुत गलत काम किया, सीबीआई ईडी का एक्शन हो गया, विपक्षी नेताओं को साहब जेल में बंद कर दिया, 1 साल बाद जनता हिसाब कर देगी। मेरा सवाल यह था कि आप लोगों ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, सुनिए सर। बादल देवनाथ जी सवाल सुनिए सर, मेरे जवाब पर आप नहीं आए 1 मिनट बाद भी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। मेरा सवाल यह था कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को हरा देगा, सत्ता से बाहर कर देगा। मान लिया एकजुटता है, कहां था? क्या आप लोगों के 2024 के प्लान में कांग्रेस शामिल नहीं है? नहीं, मैं ऐसे तो अभी ये नहीं कह सकता हूँ, ये पार्टी डिसीजन करेगा, ऑल पार्टी। तो क्यों नहीं उस चिट्ठी में लिया? अरे उस चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी के कोई नेता क्यों नहीं है? बादल देवनाथ, मैं कह रहा हूँ पार्टी के ऑल पार्टी का जो वरिष्ठ लीडर है, उन्होंने सीनियर लीडर है, उन लोगों ने 9 पार्टी मिलके एक चिट्ठी दिया। मतलब मैं बीच में मैं फिर एक लाइन कहना चाहता हूँ, भाजपा जो कर रहा है उसके खिलाफ 9 पार्टी का सीनियर लीडर एक चिट्ठी लिखा। इसका मतलब यह है जो देश के प्रधानमंत्री, देश के जो राजा है, सबको लेके जो चलना, सब विरोधी पार्टी। अरे 9 पार्टी का सीनियर लीडर चिट्ठी लिखा, मान लिया बादल देवनाथ जी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ आपके कार्यक्रम में? क्या इसलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ममता बनर्जी पीएम मटेरियल है, या फिर उधर से सुन लीजिए सर, या फिर आपको कांग्रेस कॉम्पिटेंट नजर नहीं आती, इनकॉम्पिटेंस नजर आती है? मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ सर, एक लाइन। जिस राज्यों में भाजपा का गवर्नमेंट नहीं है, उस राज्यों का जो वोटर है, जो नागरिक है, वो देश का नागरिक नहीं है।
एक छोटा सा सवाल बादल देवनाथ जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। कांग्रेस आपकी नजर में सक्षम है या असक्षम है? सुनिए ना सर, अरे बादल देवनाथ जी, कांग्रेस आपकी नजर में सक्षम है कि अक्षम है? अरे बताइए ना, अरे ऐसे नहीं होता। कांग्रेस आपकी नजर में सक्षम है कि नहीं? बादल देवनाथ जी, कांग्रेस आपकी नजर में कैपेबल है कि नहीं? ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो पार्टी चला रहा है, उनको तय करना है विरोधियों के साथ एक साथ बैठना है कि नहीं, सबको लेके चलना है। अब मैंने ये बात क्यों कही, मैं आगे बढ़ जाता हूं, सुनिए ना सर, मैं आगे बढ़ जाता हूं। वो एक साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सर, जवाब दे देंगे। सुन लीजिए, अभिषेक बनर्जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कांग्रेस की अक्षमता ने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं तो पहले कह चुकी हूं कि अगर कोई कुछ बड़ा करेगा नहीं, आधे टाइम विदेश में रहेगा, तो राजनीति कैसे की जा सकती है? इसीलिए शायद आप लोगों के प्लान में कांग्रेस नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चंचल, आप लोग बताइए क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस और जितनी पार्टियों ने भी लेटर लिखा है, और कांग्रेस का जो मतभेद आप यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आप, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो उनकी पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा है, हर पार्टी का अपना अलग अलग एक अपना सिस्टम है, और अपने सिस्टम के हिसाब से पार्टियां काम कर रही है। आज सवाल ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। और आप ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष बना मोदी सरकार, 29 पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले, 29 पार्टियों गठबंधन सरकार चल रही है, तो अकेले मोदी जी नहीं है। अगर आप देखें, अगर विपक्ष से भी ज्यादा कई सारी पार्टियां उनके साथ में खड़ी हैं। सवाल यह है आज के समय में कि क्या जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2022 तक हर गरीब के पास पक्का मकान हो जाएगा, इन सब बातों के ऊपर सवाल नहीं चंचल भाई सुनिए ना सर, सुनिए ये सवाल सर 2024 का सबसे बड़ा सवाल है। चंचल भाई सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये 2024 का सबसे बड़ा सवाल होगा, उसका हिसाब जनता कर देगी। लेकिन अभी तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि एकजुट होकर सब साहब लड़ लो मोदी सरकार के खिलाफ। अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में जिन जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ी थी, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, ये तीनों बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का। चंचल भाई, भारतीय जनता पार्टी की अपनी समस्या उनके नेता देख लेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको इसलिए बुलाया, सुनिए ना सर, चंचल भाई आपको समाजवादी पार्टी से इसलिए बुलाया गया कि आप समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों को बताएं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी की 2024 की रणनीति में कांग्रेस है कि नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए सर। भाजपा में क्या कमियां, मोदी सरकार में क्या कमियां, वो जनता देख लेगी। सुन लीजिए, आप देखें एक एक स्टेट में अगर पूछा जाए, आज सवाल आपने जो सवाल खड़ा किया, सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, क्योंकि सवाल आज के समय में यह है कि किस तरीके से भारतीय जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए, चाहे वो बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, किसको याद नहीं है, किसको याद नहीं। चंचल भाई मैं फिर रिपीट करता हूं सर, चंचल भाई मैं फिर रिपीट करता हूं, रोका गया। आप समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है सर पहली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों को बताएं। मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी की रणनीति में कांग्रेस पार्टी कहीं है कि नहीं है 2024 में? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से क्या आप बता पाएंगे? अरे छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बता पाएंगे सर, आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। चंचल भाई आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की 2024 की रणनीति में कांग्रेस है कि नहीं है, राहुल गांधी है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से चुनाव हराने का काम करेगी। हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में। और सुनिए, चलिए जहां तक विपक्ष का सवाल है, पूरा विपक्ष जो है एक आज के समय में देश बचाने की मुहिम में सब लोग लगे हुए हैं। अरे बात ये पहले पार्टी बच जाए सर, ठीक है ना सर, पहले पार्टी अपना अस्तित्व, ये देश बचाने की मुहिम है कि पार्टी का अस्तित्व बचाने की मुहिम है, ये एक अलग वाजिब सवाल है सर। आप अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में नहीं बता पा रहे, बाकी तमाम बातें आपने कर ली। मैंने 3-4 बार सवाल रिपीट किया सर, 3-4 बार सवाल रिपीट किया, देश के लोग समझ रहे होंगे। जब आप अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर क्लियर नहीं है सर, आप देश और प्रदेश के बारे में क्या क्लियर होंगे? आप अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर क्लियर नहीं है। चलिए डॉक्टर गुरु प्रकाश, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं बाकी मेहमानों की ओर। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आप लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे, ये एकजुटता दिख नहीं रही, 2024 की आधी जंग तो ऐसे ही आप लोग जीत लेंगे।
नहीं देखिए राकेश जी, मैं आपका साधुवाद प्रकट करता हूं कि आपने इस विषय पे आज डिबेट रखा है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित रूप से वो जो चिट्ठी है वो चिट्ठी हमने देखा और हिपोक्रेसी की हद देखिए, दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा देखिए। उस चिट्ठी में लोकतंत्र की बात कही गई है, लोकतंत्र बचाने के लिए सब एक साथ आए हैं। चिट्ठी साइन किसने किया? बीआरएस, पिता पुत्र की पार्टी। चिट्ठी साइन किसने किया? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, परिवार की पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक तानाशाह व्यक्ति उसमें आजीवन अध्यक्ष बना रहेगा। ये लोकतंत्र को बचाने आते हैं। जो अपने पार्टी में लोकतंत्र को नहीं बचा पाए वो देश में लोकतंत्र को बचाएंगे। वाह जी वाह, ये समझ से परे है। दूसरा, अभी ये लोग हल्ला करके बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ईडी का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, ईडी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट का जाकर के जजमेंट पढ़ के आइएगा, ईडी ने 1 लाख करोड़ के संपत्ति को अटैच किया है और उस 1 लाख करोड़ में हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन, इकबाल मिर्ची, इन लोगों की भी प्रॉपर्टी अटैच है। तो अगली बार आप संस्थानों में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा। आप उन्हीं देश विरोधी शक्तियों के साथ। चंचल भाई एक मिनट, चंचल भाई, बादल देवराज, जब आप लोग बोल रहे थे, गुरु सुन रहे थे, तो आप लोग उनकी बात सुन लीजिए सर। शुरुआती रिमार्क में मत टिप्पणी किया करिए, मैं दोबारा आप लोगों के पास आ जाऊंगा। ठीक है, गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए। नहीं बोलना चाहिए, दोहरा मापदंड किसका है? अरे रुक जाइए ना सर, चंचल भाई आप अपनी पॉइंट नोट कर लीजिए सर, आपके पास आऊंगा, बोल दीजिएगा। आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे, दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, बीच में आप बोल रहे हैं। रुक जाइए सर, बारी बारी से बोलते हैं। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? तो हम लोग की पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो ठीक है ना, मैं आपके पास आऊंगा। आप या मैं भी तो इन्हीं के अरे बारे में चंचल भाई सुनिए, डिबेट का एक तरीका होता है कि अगर आपको किसी बात पर आपत्ति है हाथ उठाइए सर, मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन दूसरे किसी के बीच में मत बोलिए। गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए प्लीज, सब लोग शांत रहे। नहीं चलिए, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के असली संस्कार आज एक्सपोज कर दिए। जब वो बोल रहे थे सब सुन रहे थे। लोकतंत्र में सुनाने के साथ सुनना भी होता है, थोड़ा सुनने का भी आदत डालिए। ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, सुनने का आदत डालिए, विनम्र रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब के सब लाइन से जो भी लोग इस चिट्ठी में शामिल है, अपने पार्टी में जो लोकतंत्र को नहीं बचा पाए वो देश में लोकतंत्र की बात करते हैं। ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है आज की तारीख में जब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की जनता सरकार को प्रमाण पत्र देती है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, भाजपा को जनादेश देती है, तो इनके पेट में दर्द होता है। आपके पास मौका था, आपने तो कभी प्रदेश की सेवा नहीं की। आपके लिए प्रायोरिटी क्या थी? आपके लिए प्रायोरिटी थी परिवार, सिर्फ परिवार। अखिलेश जी अध्यक्ष बने रहे, डिंपल जी सांसद बनी रहे, भाई मंत्री बना रहे, रामगोपाल जी राज्यसभा में जाए। आपके इस पाखंड को, आपके इस अपराध को, आपके इस भ्रष्टाचार को, आपके इस भाई भतीजावाद को देश की जनता ने देखा है और नकारा है। अब स्वीकार करिए इस बात को। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं गुरु प्रकाश, फिर मैं आपके पास आता हूं। भ्रष्टाचार है, अभी 2 मेहमान बाकी हैं, उनसे भी एक एक टिप्पणी ले लूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये तो देखिए बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, यहां तो विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष में कांग्रेस नहीं रहे, इस चिट्ठी में कांग्रेस के कोई नेता नहीं। देखिए, ये आपका मानना है कि विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है आपकी बात के साथ जो आपको जवाब लेना पड़ेगा कि जो पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है और सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो एक सपना 2014 में सजो के आई थी और मुखरता के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आवाज लगाई थी कांग्रेस मुक्त भारत। आज 2024 का इलेक्शन आने आ गया, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की निरंतर हार और भाजपा से छूटते स्टेट कहीं भाजपा मुक्त ना हो जाए। कहां छूट रहा है स्टेट? 3 स्टेट और आ गए। अरे 3 स्टेट और आ गए। मुझे गुरु प्रकाश जी ये बता दें कि उन्होंने इंडिविजुअल के अंदर कितनी जीत ली है और कितने स्टेट के अंदर। अरे आप इंडिविजुअल कितने स्टेट में हैं? अगर वो अपने आप इंडिविजुअल कितने स्टेट में हैं? हमारी छोड़िए, हमारे को तो जहां हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन सत्ता में रहकर 2014 के बाद मजेदार बात है चंद्रमोहन जी, मजेदार बात है कि आप विपक्ष में हैं। विपक्ष कह रहा है, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूं। चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूं कि देश कांग्रेस मुक्त नहीं बन पाया और ये लोग चाहते भी नहीं है ना हम चाहते हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी रहे, कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कांग्रेस मुक्त हो जाए। उन पर आप एकजुट नहीं हो पा रहे, एक साथ नहीं हो पा रहे सर। बिल्कुल विपक्ष भी नहीं कह रहा कांग्रेस मुक्त हो जाए, जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो नहीं सकता। राहुल गांधी एक ही रैली किया था 3 स्टेट में, मेघालय में, उसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी का इतिहास सबको पता है, टीएमसी का इतिहास सबको पता है। ममता बनर्जी कहती हैं जो आधे टाइम विदेश में रहता है वो क्या बड़ी राजनीति करेगा। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कांग्रेस कैपेबल ही नहीं है।
मेरा वक्तव्य पूरा होने दिया। अभी किस बात की जल्दी है? अभी 2024 के अंदर समय है और 2024 से पहले एक मजबूत विपक्ष सरकार के सामने आएगा और प्रचंडता के साथ आएगा। कांग्रेस अपनी पूरी दलील के साथ इलेक्शन लड़ेगी। अगर कोई दल कांग्रेस के साथ आएंगे, कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा आज ये है कि किस बात की बुखलाहट भाजपा को आ रही है। अगर भाजपा 2014 में निरंतर अपना हर स्टेट के अंदर जीत हासिल करती थी, तो आज 19 के आने के बाद और 24 के अंदर उनकी सरकारें क्यों कम हुई? अरे चंद्रमोहन जी, ये जीत हार लगी रहती है सर, जीत हार लगी रहती है सर। भाजपा हारे जीते उससे पहले देखिए ना सर, आपकी पार्टी कहां हार जीत रही है, पार्टी के अंदर कितने धड़े बन चुके हैं। अवधेश जी, ये दावे हैं सिर्फ दिखावे हैं, कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कांग्रेस को अगर समझ में आ जाती तो कांग्रेस की आवाज, उसकी रणनीति पहले में, मेरी जो जानकारी है, गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी जी को फोन किया था कि क्यों ना हम लोग यहाँ भाजपा के विरुद्ध मिलजुल के लड़े। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपके पास गेट बैक टू यू, मैं पीछे आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ को बहुत नाराजगी थी। अभिषेक मनु सिंह भी इस समय मनीष सिसोदिया के वकील हैं। अभिषेक जी ने कहा है कि कोई बात नहीं, हम लोग 10 पार्टियां जो है 10 PIL लेके जा रहे हैं एक साथ कोर्ट में कि भाई CBI ED पर बात की जाए। देखिए, ये जो आज का पत्र है, ये भारत की राजनीति की उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है जिस सच्चाई को भारत का विपक्ष छिपाने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, सामान्य विषय नहीं है, सारा विपक्ष कह रहा है कि CBI ED ओपोजिशन के नेताओं को ही परेशान कर रही है। एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा मंत्री उसका पहले से गिरफ्तार है। अगर इतने बड़े इशू पर भारत का विपक्ष एक बने बनाए पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, एक साथ सड़क पर उतरना छोड़ दीजिए, लड़ाई लड़ना दूर की बात है। आप कह रहे विपक्ष की एकजुटता का मतलब तो होता है सड़क पर उतरे, लड़ाई लड़ें, दिल्ली में मीटिंग करें। ये बने बनाए पत्र पर अगर एक हस्ताक्षर करने को सारा विपक्ष तैयार नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं देश किस दिशा में है। इसका अर्थ यही हुआ कि चाहे आप लाख कहें, देश के विपक्ष के अंदर भी यह भाव है कि हम CBI ED का विरोध जरूर करते हैं, लेकिन न्यायालय अगर उनको जमानत नहीं दे रही है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। ये इस पत्र के आधार पर। अब आप देखिए ना, आप सारे विपक्ष करें, इसमें अकाली दल कहां है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी कहां है, और सबसे जो हैरत है कि इसमें नीतीश कुमार का नाम ही नहीं हस्ताक्षर में, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं, उनका तो हस्ताक्षर ही नहीं है। इसमें विपक्ष में नवीन पटनायक है ही नहीं, विपक्ष पे जो है जगन मोहन रेड्डी है ही नहीं, अन्ना द्रमुक, इतनी पार्टियां कहां है बने। आखिर ऐसा तो नहीं संभव है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इन्हीं 9 लोगों को फोन किया होगा कि भैया एक लेटर बनाए हैं, साइन कर दो। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम जो एक सरकार और ओपोजिशन कहते हैं, ओपोजिशन हमारे देश में एक यूनिटी, ओपोजिशन एक यूनिट नहीं है। इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा के आधार पर लड़ती है, उनके अलग अलग उनकी सोच है। वो आवश्यक नहीं है कि वो उस पर आ जाए कि हाँ चलो हो गया है तो हम खड़े हो जाएं। कायदे से जितना असंतोष ये बता रहे हैं, इस पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उस खत्म लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अभी तक विपक्ष के नेताओं को पार्टी के साथ जगह जगह आना चाहिए। एक बात पूरी कर रहा हूं, देखिए ऐसा है कि जरा इसमें देखिए कि आप सोच रहे हैं कांग्रेस क्यों नहीं है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी जी ने मेघालय में क्या कहा था, आपको याद है, सबको याद है। ये तो भाजपा की बी है, भाजपा को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ममता जी ने कहा ये तो बच्चा है अभी, और सारे टीएमसी के नेता कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब तक बीजेपी है तो ममता के पास लड़ने की ताकत है बेचारी, और कांग्रेस वहां खड़ी हो गई तो ममता की राजनीति कहां जाएगी। तेजस्वी यादव की पार्टी तभी तक सशक्त है जब तक वहां बीजेपी है। अगर वहां कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स कहां होगी। आप सोचते हैं शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस को बढ़ने देंगे तो उनकी पार्टी कहां जाएगी। तो इसीलिए इस समय जो विपक्ष है वो सबको मालूम है। ये आपने बड़ी बात कही, ये आपने बड़ी बात कही, और विपक्षी एकजुटता बन क्यों नहीं रही है, ये देश को आपने अवधेश जी बहुत अच्छे से आईना दिखा दिया। बादल देवनाथ जी पहले आपके पास, उसके बाद चंचल भाई आपके पास आऊंगा एक एक करके। जो आप कह रहे थे बादल देवनाथ जी वो कहिए, लेकिन सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए और उस सवाल का जवाब पहले हाँ या ना में दे दीजिएगा। सुन लीजिए सर, सुन लिया। बहुत सारा सवाल आ गया सर, मैं बोलने दीजिए, बहुत सारा सवाल आ गया। अच्छा चलिए 20 सेकंड आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। 30 सेकंड। गुरु प्रकाश भैया ने क्या क्या कहा, पिता पुत्रों का पार्टी पाखंडी और क्या क्या भ्रष्टाचार, बहुत कुछ कहा। मैं गुरु प्रकाश भाई को 2-3 लाइन कहना चाहता हूँ।
ये जो जनधन प्रकल्प का जो बैंक अकाउंट हजार जो बैंक अकाउंट हुआ 100 रुपया में फ्री में आपने दिया, उसके बाद नोटबंदी, ये सारे नोटबंदी का पैसा कहा गया भाई गुरुप्रकाश जी? एक बार फुल करके बताओ। बादल देवनाथ जी, मैं नहीं बादल देवनाथ जी, सर डिबेट का जो टॉपिक है, बादल देवनाथ जी जो डिबेट का टॉपिक रहे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रोसेस बिल्कुल सही था, नोटबंदी के बाद देश में चुनाव हो गया सर, आप नहीं हटा पाए देश की जनता के साथ मिलकर बीजेपी को, तो उस मुद्दे को छोड़ दीजिए सर, अपना टेप वहीं पर अटका के मत रखिए। मेरा एक सवाल सुनिए सर, बादल देवनाथ जी ऐसे नहीं चलेगा, बादल देवनाथ जी अब सवाल सुनिए सर, या मैं चंचल भाई का रुक कर जाऊंगा, रुक जाइए सर, मेरा सवाल सुनिए आपके पास। ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है डिबेट में, सवाल होते हैं उसका जवाब दिया जाता है। बादल देवनाथ जी ऐसे ही होता है डिबेट में, आपने कहा कि मैं पहले अपनी बात रखूंगा, आपको मैंने 30 क्या 50 सेकंड दिया, अब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए मेरा भी सवाल है। नहीं सर, आप सवाल सर आप सवाल पूछने के लिए नहीं आते हैं, समझा करिए सर। बादल देवनाथ जी, डिबेट में पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, तो पहले एंकर का सवाल सुन लीजिए, आपका सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा वो भी पूछ लीजिएगा, मैं टॉस कर दूंगा उधर। मेरा सवाल सुनिए और सीधे जवाब दीजिएगा सर, बिना घुमाए फिराए। 2024 के लिए क्या कांग्रेस का नेतृत्व, क्या राहुल गांधी बतौर पीएम उम्मीदवार आपको पसंद है, आपकी पार्टी को? नहीं, ये तो मैं अभी से कह नहीं सकता हूँ, बात तो हो सकता है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक प्रकार मीटिंग हो सकता है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, और भी सीनियर लीडर है प्राइम मिनिस्टर होने के लिए हो सकता है, मैं अभी ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, मैं तो एक ममता बनर्जी मैं हो सकता है कि, लेकिन ममता बनर्जी क्या कहा? ममता बनर्जी का मेरा काम है सबको एकजुट करना। अरे वो कहाँ एकजुट हो रहा है? अरे 10 नेताओं पार्टियों के नाम अवधेश जी ने गिना दिए, उन पार्टियों को आप लोग नहीं ला पाए सर, कांग्रेस छोड़ देते, कांग्रेस के अलावा 10 नाम गिना दिए। ठीक है चंचल भाई आपके पास आता हूं, चंचल भाई यही सवाल मैं आपको भी टॉस करता हूं, क्या 2024 के लिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का नेतृत्व, चूंकि वो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का नेतृत्व और राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद है क्या? लेकिन सर आप देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने जो कई सारे बातें रखी थी समाजवादी पार्टी को लेकर के, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर लोग हैं। आप मुझे बताइए, अभी देखा होगा आपने मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से विधानसभा के अंदर बड़े बड़े झूठ बोले, विधानसभा की चहरदीवारी भी, विधानसभा की दीवारें भी अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही थी कि किस तरीके से झूठ और भ्रम फैलाने वाले ये लोग हैं। जो 86 में 54 की बात करने वाले लोग थे, 86 में 56 यादव की बात कर रहे थे, लेकिन जब टेबल करने की बात आई तो टेबल नहीं किया। दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक लोग परिवार के लोग हैं, क्या इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है? अरे 10 परिवार के लोग होंगे, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे बीजेपी की ओर से जवाब दे रहा हूं, वो गुरु प्रकाश कर देंगे, लेकिन आपकी पार्टी में एक ही परिवार से कितने लोग हैं सर? कहिए तो फैमिली ट्री दिखा दूं। आपने बोला, जब मैं बोल रहा था आप बोल रहे थे, सुन लीजिए मेरी बात को। दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुद्दे की बात आती है तो ये मुझे बताए, क्या 29 पार्टियों गठबंधन नहीं है इनका? और ये लोग जिस राज्य में इनके गठबंधन थे, चाहे अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी को बाहर करवाना हो, आप सोचिए विधायकों की जिस तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं, क्या ईडी सीबीआई वहां जाती है? जब रिजॉर्ट में विधायकों को एमपी के अंदर रखा गया था, महाराष्ट्र के अंदर रखा गया था, इसके लिए कभी ईडी सीबीआई लगी क्या? और ये मेरा सवाल इनसे था, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, रेड्डी बंधु, येदियुरप्पा, बड़े बड़े लोग थे, और हमारे बड़े भाई आपके सवाल हो गए, बड़े जर्नलिस्ट थे। चंचल भाई आपके सवाल हो गए, लोगों के बारे में बात कर पाते हैं क्या? आपके सवाल हो गए, क्या इनको ये दिखाई नहीं देता है? इनको चंचल भाई आपके सवाल हो गए, दिखाई देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना थी, जेडीयू था, चंचल यादव जी, चंचल यादव जी, सर मैं सबसे कहता हूं ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, इसलिए इतनी लंबी बात मत कहिए, मुझे सबके पास जाना होता है सर। सुनिए चंचल भाई, आपके सवाल हो गए। जनता समझ रही चंचल यादव, 2024 में चंचल यादव आपके सवाल हो गए। जनता बनाम मोदी, जो देश के लोग, अरे सर सुनिए ना, संवैधानिक संस्थाओं को जो है चंचल भाई, अरे ये पार्टी का मंच नहीं है, सुनिए आपके सवाल हो गए, मैं आपके सारे सवाल टॉस कर रहा हूं गुरु भाई को, वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी का नेतृत्व 24 के लिए आपको स्वीकार है, हाँ या ना? राकेश जी, जो है हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होता है, बाकायदा सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुनने के बाद, अरे सर नहीं प्लीज सर, इतनी ज्ञान की बातें नहीं है, सबको पता होता है, इतनी ज्ञान की बातें नहीं चंचल भाई, इतनी ज्ञान की बातें नहीं, प्लीज इतनी ज्ञान की बातें नहीं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व, चूंकि वो नेशनल पार्टी है, हम कह रहे हैं कि अगर खुद सोचिए,
नहीं मुझे मत सोचवाइए सर, क्या प्रधानमंत्री अटल मुझे मत सोचवाइए। देश की जनता पूछेगी कि अगर मोदी को आप चुनौती दे रहे हैं तो उनके सामने कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं कह रहा मोदी को चुनौती नहीं, मोदी क्या राहुल गांधी का नेतृत्व आपको स्वीकार होगा, हाँ या ना बताइए ना सर। आप अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर क्लियर नहीं है, और ये चुनाव जनता आप अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर क्लियर नहीं है। पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं जाएगी? एक चुनाव में यूपी में साथ होकर देख लिया क्या नतीजा निकला। आप मुझे 2 लड़के का नारा लगा था सर इसी यूपी में, क्या मिला था उसका नतीजा? चलिए आप नहीं जवाब देंगे सर, मुझे पता है। गुरु भाई इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं बिल्कुल, देखिए पहले तो मैंने बहुत ही धैर्य से सुना। बादल जी जो हैं उन्होंने पूछा कि पैसा कहां गया, तो जरा नोट कर लीजिएगा कागज कलम से। 25 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खातों में गए हैं। आप जिनके साथ जाने की बात कर रहे हैं उस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। आज 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है, तो 25 लाख करोड़ गए हैं। लिख लीजिए, स्मरण कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे और तमाम प्रश्न पूछे, मतलब 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, त्रिपुरा, मेघालय, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, थोड़ा समाजवादी पार्टी के संस्कार मत दिखाइए, थोड़ा समाजवादी पार्टी के संस्कार। राकेश जी मैं मैं आता हूं बादल देवनाथ जी और चंचल यादव और बादल देवनाथ जी, सर आप लोगों ने बीजेपी से सवाल पूछे, मैंने आप दोनों के सवाल टॉस कर दिए, अब उसका जवाब सुना करिए सर। बीच में नहीं बोलते हैं, लोगों को नहीं समझ में आएगा। मैंने पूछा और आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कुछ कहानी और बता रहे हैं। अरे मैंने भी आपसे सवाल पूछा, आपने दूसरी कहानी बताई। मैंने आपसे पूछा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व आपको स्वीकार है, आप उसका सीधे से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तो सर हर पार्टी के साथ है कि सवाल पूछिए कुछ जवाब कुछ और आता है। अपने घटक दलों के साथ जो हमारे गठबंधन है उससे चुनाव लड़ेगी। चलिए चंचल भाई आपने, अरे चंचल भाई सुनिए, हमारा पार्टी नेतृत्व 1 मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। चंचल भाई और बादल देवनाथ जी, कई बार ऐसा होता है सर कि मैं सवाल कुछ पूछता हूं, जवाब आपका कुछ और आता है। आपका अपना एजेंडा, आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, ऐसा ही बीजेपी के साथ है सर। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं हंगामा नहीं कर रहा सर, तो बीजेपी को जो समझ में आ रहा है उसको जवाब देने दीजिए और सुन लिया करिए। चलिए गुरु भाई अपनी बात पूरी करिए। धन्यवाद राकेश जी। और अच्छा है कि कम से कम इनके जो व्यवहार को, दुर्व्यवहार को देश की जनता देख रही है। खुद बोलते हैं और दूसरे के बारे में बोलने नहीं देते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने गलत बोला, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने गलत बोला, 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जनता ने गलत बोला, 22 में सब गलत बोला, अभी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में लोगों ने गलत बोला। तो सही कौन बोल रहा है? ये परिवारवादी लोग सही बोल रहे हैं क्या? ये अपराधी, भ्रष्टाचारी, आय से अधिक संपत्ति वाले केस जिन पे दर्ज है वो सही बोल रहे हैं क्या? मतलब ताजुब की बात है, आश्चर्य की बात है, जिनके पार्टी में तानाशाही है, जो अपराध भ्रष्टाचार में बिल्कुल लबालब डूबे हुए हैं, वो आज देश को संविधान और संस्थान का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए समझने वाली बात है, लाइन से आप उठा के देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में राजनीति का व्याकरण बदला है। देश में राजनीति का व्याकरण हम लोगों ने बदलने का काम किया है। और आने वाले अमृतकाल में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। वो चाहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो। अभी हमने देखा आजम खान जी, बिल्कुल रामपुर में आजमगढ़ में निकल गए, वहां की जनता ने बता दिया। जनता तय करती है, जनता तय करती है। तो आपको दर्द होता है, आपको दर्द होता है, इसको थोड़ा सीख लीजिए, विनम्र हो जाइए। समाजवादी पार्टी के संस्कारों का परिचय यहां नहीं दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए सर, कांग्रेस को बोल तो लेने दीजिए। आप लोग उनको साथ नहीं ले पाए, बोल तो लेने दीजिए कम से कम। चंद्रमोहन शर्मा जी अभी भी वक्त बचा है। ये 9 पार्टियां तो संकेत दे चुकी हैं कि वो आपके साथ नहीं है 2024 में। आप कम से कम जो 1 मिनट रुक जाइए, चंचल भाई रुक जाइए सर। आपने कांग्रेस को साथ नहीं लिया, लेकिन मीडिया सबको साथ लेकर चलती है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। चंद्रमोहन शर्मा जी अभी भी वक्त बचा है। उधर नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस कुछ फैसला ले, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं समस्या सबसे बड़ी यह है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कैंडिडेट राहुल गांधी रहेंगे और क्षेत्रीय पार्टी जो भी हमारे साथ आएंगी उनका हम स्वागत करते हैं। बाकी घटनाक्रम इलेक्शन से पहले डिसाइड होगा। आज की जो भी विपक्षों पहले या बाद में, वो चिंता भाजपा अरे पहले या बाद में,
क्योंकि अब मेरे को बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं सर। अरे बोल रहा हूं चंद्रमोहन जी, आप ही के पास हूं। आपने कहा सारा घटनाक्रम इलेक्शन के पहले डिसाइड होगा। मुझे लगा था कि शायद आप कहेंगे इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा, तो मैं बस क्लियर कर रहा था पहले आवाज में। मैं आपको दे रहा हूं ना, जवाब समझिए। अभी जल्दी किस बात की है? अभी तो 2014 से 19 और 19 के बाद 24 के अंदर भाजपा सरकार ने जो वादे करे थे उसका जवाब देना बाकी है इनको। कब तक परिवारवाद, कब तक नेहरू, और कब तक विपक्ष की एकता पर टिके रहेंगे? अरे जो पेंशन पकौड़ा पान की दुकान खोलने की बात करी थी, उसमें कितने पान पकौड़ा और पेंशन की दुकान खोल दी, उसका हिसाब लेना बाकी है इनसे। 18 करोड़ के जो रोजगार देने की बात करी थी, वो हिसाब लेना इनसे बाकी है। जो सपने चप्पल पहन के जहाज पे चलने को दिखाए थे, वो हिसाब देना बाकी है। जो अडानी और अंबानी को बेच दिए इन्होंने, ठीक है, उसका हिसाब होगा 24 के अंदर। कांग्रेस ठीक है सर, इस देश में सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं। विपक्ष के नेता इकट्ठे हो रहे हैं तो उसकी चिंता भाजपा को करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो नहीं, वो तो चिंता नहीं करेंगे। चिंता तब करते जब सारी पार्टियां एक साथ हो गई होती। और इस देश में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया। गरीबी तो नहीं हटी सर, कांग्रेस हट गई, भाजपा बताए, सत्ता से दूर हो गई। और कब सत्ता में वापसी करेगी तस्वीर नहीं समझ में आ रही है। और पार्टियां कब एक साथ सत्ता में बीजेपी को हटा पाएंगी, ये भी तस्वीर नहीं समझ में आ रही है। मैं अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, एक टिप्पणी आपसे जरूर विश्लेषण। आपको लगता है 2024 में स्थिति सुधरने वाली है विपक्षी एकता को लेकर? देखिए, ऐसा है कि 2018 अगर आपको याद होता तो कलकत्ता के परेड ग्राउंड में जब सारे विपक्षी नेता मंच पर खड़े थे तो लग रहा था कि अरे अब तो विपक्ष एकजुट हो गया। जब उस समय आप नहीं कर सके तो आज क्या इस समय भारत की ऐसी परिस्थिति है कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा? क्योंकि सबको मालूम है, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर विपक्षी नेताओं को इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी को भी मालूम है कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हमने महत्व दिया तो हम कहां जाएंगे। इस मेंटालिटी कांग्रेस की है। दूसरी बात है कि क्या इस समय भारत में ऐसा माहौल है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी? जल्दी बात पूरी करिएगा सर, 15 सेकंड में ब्रेक लेना। विपक्ष की एकजुटता हमेशा सत्ता विरोधी मनोविज्ञान के आधार पर होता है। क्या जनता के अंदर ऐसा साइकोलॉजी क्रिएट हो गया है कि इस समय नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है? तो जब साइकोलॉजी क्रिएट नहीं है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है सरकार के खिलाफ, और ऊपर से विपक्ष एकजुट भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से विपक्ष एकजुट भी नहीं हो पा रहा। अगर विपक्षी एकता हो भी जाए तो क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी को हरा देंगे? ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। चलिए ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आज के सवाल पर पब्लिक की राय और उसके बाद उस पर बड़ा सवाल भी। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल पर आपकी राय क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। सवाल था कि नरेंद्र मोदी नहीं, क्या विपक्ष को भी कांग्रेस मुक्त भारत पर भरोसा है? 95% लोग कह रहे हैं, 5% लोग कह रहे हैं नहीं। आज छोटा छोटा जवाब मुझे चाहिए, 20-20 सेकंड बस मैं समय दूंगा। चंद्रमोहन जी, देखिए देश भी समझ रहा है कि विपक्ष कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलना चाहता। चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही। कह रहा हूं देश भी कह रहा है कि विपक्ष कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलना चाहता। सर छोटी प्रतिक्रिया, सिर्फ 15 सेकंड। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अभी कोई भी बयान देना जल्दबाजी होगी। देश एक रूपता के साथ उन मुद्दों को लेके आएगा, चाहे विपक्ष के अंदर कोई पार्टी लेके आए। अरे ये मेरा बयान नहीं था चंद्रमोहन जी, ये देश के लोगों की राय थी सर। एक पोल हमने जनरेट किया था, एक पोल हमने जनरेट किया था। सिर्फ एक लाइन, गुरु भाई सिर्फ एक लाइन। खुश बहुत है, मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ एक टिप्पणी आपकी चाहिए, छोटी थी, 10 सेकंड। नहीं, देखिए आज हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो यूनाइटेड नेशंस भी इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स मनाता है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं गुरु भाई, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना।